खंड 1 अध्याय 1 युद्ध। रात बहुत हो चुकी थी। बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी चुपचाप उठ बैठा। उसके बगल में बैठा रिश्तेदार गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन किसी कारण से उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। वह कुछ देर बैठा रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि उसे क्या परेशान कर रहा है। हालांकि आधी रात हो चुकी थी, लेकिन रात बहुत शांत थी, बहुत शांत। हालांकि यह ऐसी जगह नहीं थी जिससे वह परिचित था, लेकिन वह यह भी जानता था कि जंगल में भी इतनी शांति नहीं हो सकती। हवा जम गई थी, सब कुछ जम गया था। वह खड़ा हुआ, अपना कोट पहना, बिस्तर से बाहर निकला, जूते पहने और मेज पर रखी मोमबत्ती उठा ली। पीछे सोचते हुए उसने मोमबत्ती नीचे रख दी, दरवाजा खोला, आंगन में गया, दरवाजे के पास गया और दरवाजे की दरार से बाहर झांका। अंधेरी रात में चांदी के भाले चमक रहे थे। सैनिकों का एक समूह मुख्य सड़क पर मार्च कर रहा था। दरवाजे के अंदर वह आदमी कांप उठा, उसका दिल ठंडा हो गया। 7 महीने पहले शाही परिवार से बचने के लिए वह अपने प्रियजनों को लेकर राजधानी से बहुत दूर भाग गया था। उसे लगा कि वह अपने प्रियजनों को काफी दूर ले आया है, लेकिन इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह पर्याप्त नहीं था। उसे पता होना चाहिए था कि शाही महल में एक जासूस है। उसे यह नहीं सोचना चाहिए था कि दूसरे देश भाग जाना सुरक्षित होगा। उसका ठिकाना बहुत पहले ही उजागर हो चुका होता, जिससे सेना यहाँ आ जाती। उत्तर की ओर जाना अभी भी बहुत दूर था। वह चुपचाप पीछे हट गया, जल्दी से अपने कमरे में वापस भागा। शायद इसलिए कि वह जाग गया था, उसकी पत्नी भी जाग गई थी और दानी भी। उन दोनों ने ज्यादा कपड़े पहन लिए थे। वहाँ एक सेना है, यह सुनकर दोनों ने तुरंत अपने तैयार बैग उठाए और चुपचाप उसके पीछे दरवाजे से बाहर चले गए। बाहर का जानलेवा माहौल पहले से ज्यादा भारी था। हवा में सिर्फ सूखी पत्तियां उड़ रही थी। पत्नी ने पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे रोक लिया। उसने अपना सिर हिलाया, दीवार के बगल में एक कुत्ते के बिल की ओर इशारा किया और धीरे से निर्देश दिया, पिछले दरवाजे से मत जाओ, वहां से जाओ। यहाँ से जाने के बाद पोस्ट स्टेशन पर मत जाइए, कार को मुस्लिम व्यापारियों को बेच दीजिए, कार के नीचे छिप जाइए और उनसे कहिए कि वे आपको और दानी को सीमा पार ले जाएं। जहां तक जा सको जाओ, वापस मत आना। उसके पति की बातों ने उसे तनाव में डाल दिया और वह आश्चर्य से अपना सिर घुमाकर उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी गर्दन तनावग्रस्त हो गई और वह लगभग अपनी पत्नी को फिर से कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन उसके पास और समय नहीं था। उसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। 1 सेकंड बाद ही उसे तुरंत समझ आ गया कि वह क्या करने जा रहा है। आखिर वे दोनों 20 साल से एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। जब उसकी गर्दन तनावग्रस्त हुई, तो वह समझ गई कि वह क्या सोच रहा था। क्या कोई और रास्ता नहीं था? वह लगभग अपनी पत्नी को पूछते हुए सुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया, यह जानते हुए कि उसने अपना मन बना लिया है। उसने अपने दांत पीस लिए और आंसू भरी आंखों से मुंह मोड़कर कुत्ते के बिल में घुस गई। पिताजी, आपका क्या हाल है? उसकी पत्नी बाहर गई हुई थी, लेकिन उसका बेटा इतना होशियार था कि वह उसमें से रेंगकर नहीं निकल पाया और उसे चिंतित भाव से देखने लगा। कुत्ते के बिल को देखकर ही उसे पता चल गया कि वह इतना बड़ा है कि उसमें से नहीं निकल सकता। 3 लोगों का एक साथ चलना बहुत ही आकर्षक लगता है। पिताजी दूसरी जगह से दीवार फांदेंगे, हम शहर के बाहर मिलेंगे। उन्होंने अपने होशियार बेटे की ओर देखे बिना कहा, जल्दी करो,
अगर तुम हिचकिचाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए उसके बेटे को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और वह रेंगकर बाहर निकल गया। यह जानते हुए कि अब समय नहीं बचा है, वह फिर भी खुद को जमीन पर लेटने और कुत्ते के बिल से बाहर देखने से नहीं रोक सका। उसकी पत्नी भी लेट गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं शहर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने आशा की आखिरी किरण थाम ली और भारी स्वर में कहा। यह मेरी गलती है, अगले जन्म में मैं ताथांथु आपका गुलाम बनूंगा, उसने स्नेहपूर्वक फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन उसके होठों के कोनों पर एक सौम्य मुस्कान उभर आई। उसने जो कहा उसे मत भूलना। कदापि नहीं, उन्होंने यह बात निश्चितता के साथ कही। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसका गला भर आया, उसने उसकी ओर देखा और कहा, फिर खड़ी हुई और अपने बच्चे को खींचकर दूर ले गई। उसका दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी वह रेंगता हुआ ऊपर आया, कमरे में वापस भागा, बिस्तर के नीचे से एक लकड़ी का संदूक निकाला, सावधानी से 2 मानव कंकाल निकाले और उन्हें बिस्तर पर रख दिया। कई महीनों पहले उसे इस बात का अंदेशा हो गया था कि यह दिन आएगा, इसलिए देर रात को कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसने ये 2 कंकाल खोद निकाले। वह बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा और दोनों कंकालों के आगे 3 बार झुककर प्रणाम किया। मुझे खेद है, कृपया मेरे प्रियजनों को बचाने के लिए अपनी हड्डियां उधार लें। मैंने आप दोनों को नाराज किया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहने के बाद दरवाजा लात मारकर खोला गया और अधिकांश सैनिक आंगन में पहुंचे और घर को घेर लिया। जनरल ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, मिस्टर टा, जनरल ने आपकी असाधारण प्रतिभा के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था और उन्होंने हमें आपको हवेली में आमंत्रित करने के लिए विशेष रूप से भेजा है। वह खड़ा हुआ और मोमबत्ती जलाई। आग इतनी तेज थी कि दरवाजे के बाहर खड़े सैनिक चौंक गए और थोड़ा असहज हो गए। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर नहीं निकला। उसने केवल पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों और जनरलों को देखा और कहा, मैं, तामो, बहुत कम ज्ञान रखता हूँ और बस एक छोटा कारीगर हूँ। अब जब मेरा शरीर अक्षम हो गया है और मैं अब काम नहीं कर सकता, तो मेरे लिए आपके दरवाजे पर आना और आपको परेशान करना वास्तव में असुविधाजनक है, जनरल। ताथांथु, बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें खास तौर पर आमंत्रित किया है, तुम किस बात का दिखावा कर रहे हो? बस एक वाक्य, क्या आप जा रहे हैं? उसने शांति से क्रोधित आदमी को देखा और केवल 2 शब्द हल्के से कहे, नहीं जा रहा। इस बार जनरल गुस्से में आ गया, अपनी पीठ पर लगी बड़ी तलवार निकाली, उसकी ओर इशारा किया और कहा, ठीक है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फायर के सभी ब्लूप्रिंट सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसने दूसरे आदमी की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, इस दुनिया में आग में केवल लाल, पीला और नीला रंग होता है। काली आग कहाँ है? जनरल इतना क्रोधित हुआ कि उसने ऊंची आवाज में गाली देते हुए कहा, साले, जब तुम्हें शराब दी जाती है तो तुम पीते नहीं, बल्कि सजा के तौर पर पीना चाहते हो। तुम कहाँ हो? उसे मेरे लिए पकड़ो। उसने यह सुना, बस एक कदम आगे बढ़ा, उसका चेहरा गंभीर, उसके शब्द तीखे, जोर से चिल्लाया, जो कोई भी अंदर आने की हिम्मत करेगा, मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। सभी सैनिक यह सुनकर स्तब्ध रह गए, किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि सेनापति भी उसकी ठंडी आभा से भयभीत हो गया। मध्य मैदानी क्षेत्र में पिछले 200 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा है, जिसके कारण शहर तबाह हो गए हैं, खेत बंजर हो गए हैं, हजारों मील तक घास का एक तिनका भी नहीं है और हर जगह लोग भूख से मर रहे हैं। मैंने ब्लैक फायर देश की रक्षा के लिए बनाया है, लड़ने या झगड़ा करने के लिए नहीं।
उसने यार्ड में सभी को घूरते हुए जोर से चिल्लाया, जनरल से कहो, अगर वास्तव में काली आग है तो यह भी काली है और इस दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। भले ही मेरे पास तथान्थु के पास वास्तव में काली आग हो, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। मैं तुम्हें युद्ध शुरू करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा। मैं उसे और अपनी पत्नी और बच्चों को येलो स्प्रिंग्स ले जाने के लिए स्वेच्छा से तैयार हूं। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में रखी मोमबत्ती जमीन पर फेंक दी। पलक झपकते ही उसके सामने से आग की लपटें निकलने लगीं, जो दरवाजों, खिड़कियों और खंभों के चौखटों तक फैल गईं। एक विस्फोट हुआ, पूरा कमरा धीरे धीरे ढह गया, फिर आग आसमान तक फैल गई और आंगन में मौजूद लोगों को उड़ा ले गई। जिन सैनिकों के होश उड़ गए थे, वे चक्कर खा रहे थे। उन्होंने अचंभे में अपना सिर उठाया, तभी उन्हें पता चला कि अंधेरी रात में आग उड़ते हुए ड्रैगन की तरह बढ़ रही थी और फिर तुरंत पीछे हट गई। सभी ने यह देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। बिना कुछ सोचे समझे वे जल्दी से उठकर भाग गए। आग फिर से भड़क उठी, उनके आसपास की हर चीज को उड़ा दिया और कुछ ही समय में इसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग बहुत तेज और तेज थी, इसलिए किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। जब तक आग बुझी और धुआं साफ हुआ, तब तक उजाला हो चुका था। सैनिकों ने घर की तलाशी ली, जो अभी भी बहुत गर्म था, और उन्हें केवल 3 कंकाल मिले जो जलकर काले हो गए थे और छूने पर लगभग टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लोगों के समूह के चेहरे राख से धुंधले थे और वे अभी भी एक दूसरे को देखकर डरे हुए थे और केवल अपनी नाक छूकर निकल सकते थे। हवा तेज चल रही थी, जो राख में बदल चुके अवशेषों को उड़ा ले जा रही थी। काली राख साफ आसमान में उड़ी, ताइथियन तक। गर्म। ऊपर से तपती धूप ने मैदान की घास को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। सूखी घास के बीच से गर्म हवा बह रही थी, जिससे पीली रेत हवा में उड़ रही थी। भैंस के चमड़े के जूतों की एक जोड़ी घास पर चढ़ गई, जिससे सूखी पीली घास रौंद गई। हालांकि हवा चल रही थी, लेकिन हवा भी गर्म थी। चमड़े के कवच में पसीने ने शर्ट को भिगो दिया। आज मौसम बहुत अच्छा था, आसमान साफ और असीम था। क्षितिज की ओर देखने पर एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। मारना। अचानक हत्या की आवाज ने आसमान को हिलाकर रख दिया और कानों में घुस गई। एक हताश हमले की आवाज। चमकीले लाल खून ने हजारों मील तक साफ आसमान को चीर दिया। यह एक छोटा सा मिट्टी का किला था, जो घास के मैदान के बीच में न जाने कितने सालों से चुपचाप खड़ा था। पीले भूरे रंग की शहर की दीवार पुआल, चिपचिपे चावल, रेत और पत्थर से बनी थी और बहुत मजबूत थी। बचाव करने वाली सेना ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 10 दिनों से अधिक के भयंकर प्रतिरोध के बाद आखिरकार उन्हें तोड़ दिया गया। सीढ़ियों ने मिट्टी की दीवार को सहारा दिया। बड़े और भारी शहर के गेट को लकड़ी के हथौड़ों से तोड़ दिया गया। हमलावर दल का एक आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में कृपाण थी, जो दुश्मन की तलवारों और ब्लेडों को रोक रहा था, घूम रहा था, रोक रहा था, ऊपर से काट रहा था, नीचे से काट रहा था, मांस काट रहा था और हड्डियां काट रहा था। उसके सिर और चेहरे पर ताजा खून के छींटे थे, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। हवा जोर से चली, रेत और धूल उड़ी, हत्या की आवाज दूर दूर तक फैल गई। दुश्मन का चेहरा उसकी आंखों के सामने ही भयंकर रूप से मुड़ गया, लेकिन डर और दर्द की चीखें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। एक भाले ने उसके सिर के हेलमेट को छेद दिया और उसके माथे को चीर दिया। उसने तुरंत अपने घुटने मोड़ लिए और उससे बचने के लिए झुक गया। उसने भाले को पकड़ने के लिए अपना हाथ घुमाया और उसे वापस खींच लिया।
अत्यंत तेज धार वाली धार हवा को चीरती हुई उस घुड़सवार की गर्दन को चीरती हुई निकल गई जिसे उसने अभी अभी घोड़े से उतारा था। खून फिर से फैलने लगा। वह रुका नहीं, अपना भाला नीचे रख दिया और आगे बढ़ता रहा। उसे नहीं पता था कि युद्ध कैसे शुरू हुआ और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। वह एक योद्धा था, एक सिपाही था, शासक के हाथों का एक मोहरा। वह यहाँ सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए है। सेना में जाने के बाद उसके पास खाने के लिए भोजन और सोने के लिए जगह थी। एक सैनिक होने के नाते उसे सोचने की जरूरत नहीं थी। वह इसमें बहुत अच्छा था, लड़ाई न करने या छीनने में अच्छा था, ठीक वैसे ही जैसे वह चाकू चलाने में अच्छा था, बचने में अच्छा था। सेना में उसका जीवन भी बुरा नहीं था। कई वर्ष पहले उन्होंने अपनी उपलब्धियों का सौदा स्वतंत्रता के लिए कर दिया था। वह न तो प्रसिद्धि चाहता है और न ही इसके लिए कोई सक्रिय प्रयास करता है। वह कुछ लोगों की तरह नहीं है जो हमेशा दूर की कौड़ी की मांग का सपना देखते रहते हैं। कभी कभी तो सिर्फ जिंदा बच पाना ही काफी होता है। सबसे पहले तो उसके पास चाकू भी नहीं था। फिर उसके पास 5 लोगों का एक दस्ता था। धीरे धीरे वह 10 पुरुषों का नेता, 50 पुरुषों का नेता और अंततः 100 पुरुषों का नेता बन गया। एक वह अपने लिए नियुक्त सैनिकों को लड़ने के लिए लाया, ठीक वैसे ही जैसे कई साल पहले एक सेंचुरियन उसे और अन्य लोगों को लड़ने के लिए लाया था। एक सेंचुरियन मजदूरों के एक समूह की कमान संभालता है, यहाँ गुलाम है। 10 आदमी को आदेश दो, 50 आदमी, सैकड़ों 100 आदमी। वे हमेशा पहले जाते हैं, उनके बाद वाले लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। शाही सेना लगातार हमला करती रही और लड़ती रही, लोग बहुत जल्दी मरते रहे, एक व्यक्ति गिरता और दूसरा तुरंत भर जाता। धीरे धीरे उसने दूसरों के प्रति स्नेह नहीं दिखाया, दूसरों के साथ बातचीत नहीं की, दूसरों के साथ टोस्ट करने और हंसने में समय बर्बाद नहीं किया। इस युग में लोग चींटियों की तरह थे, कुत्ते के लायक भी नहीं, घास पर ओस की बूंदों से भी तेजी से गायब हो जाते थे। उसने गिरे हुए दुश्मनों पर पैर रखा, चाकू चलाया और वार किया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और वह शहर में घुस गया। दुश्मन ने अवरोध डाला और पीछे हट गए। महत्वपूर्ण स्थानों पर छोटी दीवारें बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया। शहर में जिले और वार्ड घनी आबादी वाले थे और घर एक दूसरे के करीब नहीं बने थे, ताकि जब दुश्मन हों तो वे दुश्मन के पीछे हटने को रोकने के लिए समय बढ़ा सकें। प्रत्येक पड़ोस में दीवारें थीं और जब तक दरवाजे बंद थे वे एक छोटे शहर का निर्माण करेंगे। बचाव करना आसान और हमला करना मुश्किल। हमला करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। वे एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थे, एक छोटी सी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती थी। उसने सांस ली और फिर सांस छोड़ी, तेज हवा में अपनी कृपाण को घुमाया और जिले के बीच में छोटे रास्ते पर हमला किया, चिल्लाते हुए और पीली रेत में दुश्मन को मार डाला जब तक कि उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं बचा। लैंगडांग। यह एक जानी पहचानी आवाज थी। उसने अपना सिर घुमाया और उस युवा सैनिक को देखा जिसे अभी अभी टीम में भर्ती किया गया था। उसकी आवाज घबराई हुई थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका युवा चेहरा पीला पड़ गया था। यह युवा सैनिक, जो अभी 17 वर्ष का भी नहीं था, एक आक्रमणकारी महल में एक नागरिक था। इसलिए सेना में भर्ती होने से पहले वह सिर्फ एक बकरी चराने वाला था और उसकी मार्शल आर्ट भी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे इस लड़के को क्रॉसबोमैन बनने देना पड़ा। लेकिन इस समय उस लड़के के पास कोई तीर नहीं था, उसकी तलवार टूट चुकी थी और दुश्मन की बड़ी तलवार उठी हुई थी, जिसका इरादा उस युवा सैनिक का सिर काटना था। उसे इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए था,
युद्ध के मैदान में कोई किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन वह उसका सैनिक था और उसने सहजता से अपने हाथ में तलवार घुमा ली। चांदी की ब्लेड हवा में घूमी, दुश्मन की गर्दन को सटीक रूप से छेदते हुए। एक ब्लेड बगल से कट गया। वह इससे बचने के लिए झुका, अपनी बाईं कोहनी से दूसरे आदमी की छाती पर मुक्का मारा, ब्लेड लिया और दुश्मन को मारना जारी रखा। वह लगातार आगे बढ़ता रहा, दुश्मन को गिरते हुए देखने का भी समय नहीं मिला। जब लड़ाई खत्म होती तो वह हमेशा सबसे पहले पता चलता, क्योंकि उस समय उसके सामने कोई भी ब्लेड नहीं घुमा रहा था। सैनिक भी इंसान है और वे इंसान हैं और डर को जानते हैं। जब वह खून से लथपथ हो जाता था लेकिन फिर भी नहीं गिरता था, तो दुश्मन चाहे कितना भी बहादुर क्यों न हो, उसके हाथ कांप उठते थे। कौन जाने कितना समय बीत चुका था, कौन जाने उसने कितने लोगों को मारा था। जब हवा शांत हुई और रेत रुकी, तो साफ नीले आसमान के नीचे वह दुश्मन के जनरल को आगे करके चौक के बीच में चुपचाप खड़ा हो गया। उसके सिर से ताजा खून टपक रहा था। हर कोई 3 कदम दूर हट गया, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, सभी ने उसकी तरफ देखा। उसने अपना सिर ऊंचा किया, अपना चेहरा आसमान की ओर किया और एक लंबी चीख निकाली। चीख दूर तक गई, जिससे से अधिक लोग अपना सिर घुमाकर देखने लगे। कौन जाने किसने चिल्लाना शुरू कर दिया, लांग डांग। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और भी अधिक लोग चिल्लाने लगे, लांग डांग, लांग डांग। यह चिल्लाहट बढ़ती हुई लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। लांग डांग, लांग डांग, ए लैंग डांग। सभी ने अपनी तलवारें उठाईं, जोश से उसका नाम पुकारा। जैसे जैसे जोरदार नारे आगे बढ़ते गए, सैनिकों के दिल कांप उठे। दुश्मन मर गए, वे मर गए, वे भाग गए। हताश हमले की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन लड़ाई केवल छोटे पैमाने पर थी। उसके बाद यह अब 2 सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पीछा करना और मारना था। सेनापति और सैनिक उसके पास से गुजर गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। धीरे धीरे उत्तेजना कम हो गई। वह स्थिर खड़ा रहा, अपना सिर घुमाया और घुड़सवार सेना को अपने घोड़ों को आगे बढ़ाते हुए देखा। रेत और धूल उड़ रही थी। सैनिक पीछे हट गए और हथियारबंद घुड़सवार सेना के लिए रास्ता बना दिया, जो धातु के कवच पहने हुए थे, भाले और भाले पकड़े हुए थे। घुड़सवार सेना में घोड़े का सिर भी कवच से ढका हुआ था। घोड़े के शरीर पर भी युद्ध कवच था। सिर पर बैठा सेनापति पूरी तरह से सफेद था, सफेद कवच, सफेद हेलमेट। जिस घोड़े पर वह सवार था वह भी सफेद घोड़ा था, यहाँ तक कि जूते भी सफेद थे। युद्ध के मैदान पर ऐसा साफ सफेद रंग और भी अधिक उभर कर आता है। सिर से लेकर पैर तक जनरल के सिर पर सिर्फ टोपी के ऊपर लाल रंग की लटकन थी, जिससे वह बेहद चमकदार लग रहा था। दूसरा व्यक्ति अग्रिम पंक्ति का जनरल लासू था। साफ सुथरे जनरल के विपरीत उसका चेहरा और सिर खून से लथपथ था। उसके हाथ में चाकू कुंद था। उसकी जांघ पर चमड़े के कवच में किसी जगह तीर फंस गया था। उसका हेलमेट कहीं गिर गया था। बायां हाथ का कवच फटा हुआ था। उसके पैरों में चमड़े के जूते लगभग दिखाई दे रहे थे, यहाँ तक कि उसके शरीर पर चमड़े का कवच भी कट गया था। जब वह आगे बढ़ा तो उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने अपना हाथ दुश्मन जनरल के सिर को जनरल को सौंपने के लिए बढ़ाया। जनरल अपने घोड़े पर बैठा था, ऊपर से उसे देख रहा था। उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बस अपने होठों को सिकोड़कर दूसरे सिर पर थूक दिया। जनरल के बगल में मौजूद घुड़सवार सेना दिल खोलकर हंसी। माँ कैप मुख, उसे इनाम दो। जनरल ने अपने बगल में खड़े गुर्गे को उठाया और अपने घोड़े को भागने के लिए कहा।
जनरल के पीछे खड़े घुड़सवार ने अपनी कमर में लटके पैसों के थैले से एक चांदी की पट्टी निकाली और उसे जनरल की ओर फेंक दिया। पीली मिट्टी में गहराई तक गिरते हुए चांदी के टुकड़े का वजन कई पाउंड रहा होगा। उसने सिर को फेंक दिया और चांदी की पट्टी उठाने के लिए नीचे बैठ गया। ए लांग डांग, मैं थूकता हूँ। बस एक कुत्ता गुलाम जो केवल पैसे के बारे में जानता है। हा 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 हा। घुड़सवार ने उसके सिर पर थूका, जोर से हंसा और लगाम झटका। बढ़िया घोड़े ने अपना सिर उठाया और धूल का एक बादल छोड़ते हुए सर पर दौड़ गया। वह न तो क्रोधित था और न ही उग्र, मानो वह दुश्मन को मारने के लिए युद्ध करने जा रहा हो। वह बहुत पहले ही इस तरह के अपमान से मर चुका था। इस दुनिया में सब कुछ नकली था, केवल पैसा ही असली था। दुश्मन के जनरल का सिर सिर्फ एक चांदी की पट्टी से ज्यादा कीमती था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि अपने सैनिकों से इस बारे में बहस करे। एक चांदी की सिल्ली 50 ताइल के बराबर होती है। 50 ताइल से एक साधारण परिवार का साल भर पेट भर सकता है। आसमान में फैली सुनहरी रेत के बीच उसने चांदी की सिल्ली को अपने सीने में ठूंस लिया। हत्या की चीखें फिर भी बंद नहीं हुईं, बल्कि धीरे धीरे शांत हो गईं। वह उठकर सड़क के किनारे चला गया। कई टीमें उसके पास से गुजरती रहीं। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वे शहर में भागे, जल्दी जल्दी लूटपाट करते हुए। उन्हें डर था कि अगर वे धीमे रहे तो उठाने के लिए कोई धातु का टुकड़ा भी नहीं बचेगा। सैनिकों और सेनापतियों को पुरस्कृत करने के लिए सेनापतियों ने लूटपाट की अनुमति दी थी। उसने कुछ सेनाओं के बारे में सुना था जो सैनिकों को लोगों से लूटपाट करने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी सेना नहीं थी और वह उस तरह के सेनापति से कभी नहीं मिला था। सेनापति डाकुओं से अलग नहीं थे, सैनिक डाकुओं जैसे थे। घुड़सवार सेना डाकुओं जैसी थी। हर बार जब वे किसी शहर पर हमला करते थे तो हमेशा जलाना, मारना, लोगों को पकड़ना और सामान लूटना होता था। उसने अपनी तलवार ली और एक छोटी सी गली में घुस गया। अधिकांश आबादी पलायन कर चुकी थी और कई दरवाजे खुले थे। कुछ को लात मारकर खोला गया था और कुछ को कभी बंद ही नहीं किया गया था। घर के अंदर से कभी कभी सिसकियां और चीखें आती थीं। औरतें, मर्द, बच्चे, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे एक घर मिला जिसका दरवाजा खुला था। एक अग्रिम दस्ते ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। घर जीर्ण शीर्ण था, लेकिन पिछवाड़े में एक कुआं था। उसने पानी की एक बाल्टी निकाली। लकड़ी की बाल्टी में पानी नीले आसमान और उसके खून से सने चेहरे को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और अपने चेहरे पर पानी छिड़का, खून धोया, फिर सेना के साथ इकट्ठा होने के लिए वापस मुड़ा। गली में चलते हुए उसे कभी कभी हवा में धुएं, खून और पसीने की गंध मिल जाती थी। गली एकदम शांत हो गई। सेना ने टिड्डियों की तरह इस जगह को साफ कर दिया और लूटपाट करने के लिए अगली सड़क पर चली गई। दूर दूर तक सेना के घोड़ों की टापों की आवाजें, लोगों के रोने की आवाजें, डांट फटकार की आवाजें अभी भी आ रही थी। लेकिन यह जगह वाकई शांत थी। सिर्फ खंडहर हो चुके घर और आसमान में फैली पीली रेत ही बची थी। अचानक बाईं ओर के घर से एक दयनीय चीख सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और देखा कि एक सैनिक खुले दरवाजे से बाहर उड़ रहा था। उसकी आंख के गड्ढे में एक तीर था और एक उसकी छाती में, लेकिन दरवाजे के अंदर से अभी भी कई तीर उड़ रहे थे। यह एक क्रॉसबो था। कमरे से धातु के टकराने की आवाज आ रही थी, साथ ही पुरुषों की चीखें और महिलाओं की गुस्से भरी दहाड़े भी। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक अन्य सैनिक पीछे से तीर चलाकर भागा। सैनिकों के चेहरे पर भय के भाव थे और वे उसकी ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में वे गिर पड़े।
उनकी पीठ में कई तीर धंस गए थे। उसने इस चेहरे को पहचान लिया। वह सेंचुरियन है। ये उसके सैनिक हैं। वह रुका और भागा। तीर अभी भी बरस रहे थे, लगभग उसे मार रहे थे। उसने तीर को रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। कमरे के बाहर सूरज की रोशनी तेज थी, लेकिन कमरे के अंदर बहुत अंधेरा लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने हवा में तीर के रगड़ने की आवाज सुनी। एक और तीर चलाया गया। उसने उसे फिर से रोक दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी आंखों के सामने एक और तीर था। वह समय रहते उससे बचने के लिए झुक गया। तीर उसकी आंख के कोने को चीरता हुआ एक लंबा घाव बना रहा था। ताजा खून बह रहा था, जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी। अंधेरे में खून की गंध बहुत भारी थी। उसने एक आदमी की दयनीय चीख सुनी, एक और सैनिक को अपने सामने गिरते देखा। उसने केवल एक व्यक्ति को क्रॉसबो चलाते हुए अस्पष्ट रूप से देखा। वह व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन वह तीर की नोक पर चमकती रोशनी देख सकता था। वह इस प्रकार के छोटे आकार के क्रॉसबो को जानता था। हालांकि यह छोटा था, इसकी रेंज केवल 20 मीटर से अधिक थी, लेकिन यह तेज था। एक क्रॉसबो में 18 तीर लोड किए जा सकते थे और एक बार में 2 शॉट फायर किए जा सकते थे। इस तरह का क्रॉसबो दुर्लभ है, लेकिन सड़क पर होने वाली लड़ाइयों में यह बहुत उपयोगी है। वह आदमी उस पर निशाना साधता रहा और तीर चलाता रहा। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने न तो सोचा, न ही उसे सोचने की आवश्यकता थी कि यह एक दुश्मन था, और वह नहीं जानता था कि कमरे में कितने दुश्मन थे। उसने अपनी कृपाण को 2 आने वाले तीरों को रोकने के लिए घुमाया। जैसे ही दूसरा व्यक्ति 2 और तीर चलाने वाला था, उसने अपने हाथ में मौजूद कृपाण को उनकी ओर फेंक दिया। उसके हाथ में मौजूद चांदी की कृपाण सीधे उड़ी, प्रतिद्वंद्वी के गले को छेदते हुए दूसरे व्यक्ति को दीवार से चिपका दिया। दुश्मन के हाथ में मौजूद क्रॉसबो जमीन पर गिर गया। तब वह दूसरे व्यक्ति की शक्ल साफ देख सकता था। यह हनफू पहने एक महिला थी, जिसका रूप पतला और सुंदर था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, कई जगह से फटे हुए थे, लिपस्टिक हर जगह फैली हुई थी, और जमीन पर पड़ा एक मृत सैनिक अपनी पैंट उतार चुका था। इस स्थिति से साफ पता चलता है कि कोई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वह अभी भी जीवित थी। उसकी काली आंखें खुली हुई थी। उसके दाहिने हाथ में एक बड़ा चाकू था जो उसके गले में फंसा हुआ था। उसने सांस ली, लेकिन घाव से और अधिक खून बहने लगा। वह स्तब्ध था। वह युद्ध के मैदान में रहता था। ऐसा नहीं था कि वह कभी महिलाओं से नहीं मिला था, लेकिन उसने शायद ही कभी गलती से महिलाओं और बच्चों को मार डाला हो। खंड 1 अध्याय 2। युद्ध के मैदान में अधिकांश लोग बर्बर हैं, कुछ महिलाएं और बच्चे हैं। जब वह किसी शहर पर हमला करता था, तो अधिकतर महिलाएं भाग जाती थी और सड़कों पर नहीं चलती थी, और वह शायद ही कभी लोगों के घरों में प्रवेश करता था। उसने दुश्मन सेनापति को मार डाला और इनाम के तौर पर उसका सिर ले लिया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों को नहीं छीना और न ही लोगों से उनका पैसा लूटा। वह सैनिक नहीं था। उस साल सेना ने छापा मारा और उसे बचाने के लिए उसकी मां की जान चली गई, लेकिन अंत में इससे कुछ भी नहीं बदला। वह अभी भी एक कैदी, एक गुलाम बन गया था। अचानक बगल से किसी ने अपनी तलवार खींची और हमला कर दिया। दूसरा व्यक्ति अपनी तलवार के साथ नृत्य कर रहा था। उसकी चाल बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों पर हमला कर रहा था। उसे चाल तो समझ में नहीं आई, लेकिन वह जानता था कि जिंदा कैसे रहा जाए। वह नीचे झुका और अपने पैर को घुमाया। जब प्रतिद्वंद्वी ने अपना संतुलन खो दिया, तो उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया।
तलवार छीन ली, दूसरे व्यक्ति को जमीन पर दबा दिया और हमलावर के गले की ओर तलवार घोंप दी। लेकिन बीच में ही उसने दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। यह एक छोटा बच्चा था, शायद केवल 11 या 12 साल का। तलवार पकड़े हुए हाथ ने समय रहते दिशा बदल ली और एक झंझनाहट के साथ उसने बच्चे के गले के बगल में पत्थर के फर्श पर वार किया। लेकिन उसी समय जिस महिला को उसने दीवार से चिपका दिया था, उसने गुस्से में कराहना शुरू कर दिया। उसने अपनी बेटी के लिए खून बहा रही मां की परवाह किए बिना उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन में फंसे चाकू को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और अपने नंगे हाथों से उसकी तरफ दौड़ा। घबराहट के बीच उसे ऐसा लगा जैसे उसे सालों पहले की अपनी मां दिख गई हो। यह सब एक पल में हुआ, जब मां के घाव से स्याही जैसा ताज़ा खून उसके सिर और चेहरे पर फैल गया। यह दृश्य बहुत जाना पहचाना था, जिससे उसे चक्कर आ रहा था और सांस लेने में असमर्थ हो रहा था। जब वह होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि वह खड़ा हो गया था। उसने अपनी तलवार से चाकू को रोका, उसकी गर्दन पर घाव को दबाया ताकि उसका खून बहना बंद हो सके। लेकिन घाव बहुत बड़ा था और बहुत अधिक खून बह गया। माँ, बच्चे को उसने जमीन पर पटक दिया और वह खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख बहुत दयनीय थी, मेरी माँ को छोड़ दो। बच्चे को यह ध्यान नहीं रहा कि वह अभी भी तलवार पकड़े हुए है। उसने उसे दूर धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बहुत लंबा था, लेकिन यह लड़का बहुत दुबला था, बिल्कुल उस साल के उसके जैसा। इस कमजोर धक्का ने उसके हाथ से खून को और भी ज्यादा बहने दिया। लड़के ने उसका हाथ झटकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने उसे पीछे धकेलने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन महिला ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी कलाई पकड़ ली। उसके हाथ सर्दियों में छत के नीचे जमी बर्फ की तरह सफेद और ठंडे थे। उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें आंसुओं और हताश प्रार्थनाओं से भरी हुई थी। उसने अपने रक्तहीन होंठ हिलाए, कमजोरी से कांपते हुए उसने कहा, मत करो, ऐसा न करें, मेरे बेटे को मार डालो। वह जानता था कि वह मरने वाली थी। उसका चाकू उसकी गर्दन में घुस गया था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे फिसल रही है। वह कुछ भी रोक या बदल नहीं सकता था। उसने उसे जाने दिया। उसकी आंखों में राहत देखी। हानफू में लड़के ने उस पर हमला करना बंद कर दिया और महिला को गले लगा लिया। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोया, माँ, माँ। उसकी गर्दन के पीछे से खून की धारा बह रही थी। लड़के के हाथों और घुटनों से होकर उनके कपड़े गीले हो रहे थे, जिससे जमीन पर खून का एक छोटा सा तालाब बन गया था। लड़के ने उसके लिए खून बहना रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार था। वह और लड़का दोनों जानते थे कि वह मर रही है। उसने अपने खून से सने हाथ उठाए, लड़के के चेहरे को सहलाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वे ढीले पड़ गए। उसने एक सांस ली और सांस लेना बंद कर दिया। लड़के का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया, जोर जोर से रो रहा था, यह भूलकर कि यहाँ लोग भी हैं। जाहिर तौर पर उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। यह युद्ध था। युद्ध के मैदान में यदि आप किसी को नहीं मारते हैं, तो वे आपको मार देंगे। उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने अपने हाथ में एक क्रॉसबो पकड़ रखा था। उसने उस पर तीर चलाए। वह केवल उसे मार सकता था, कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन दर्द में रोते हुए लड़के और मृत महिला को देखकर उसे बस ऐसा लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को कई साल पहले देखा था, अपनी माँ को देखा था जो कई साल पहले उसकी बाहों में मर गई थी। क्रैक। लड़के की दयनीय चीख में एक अजीब सी आवाज भी थी। क्रैक।
वह आवाज धीरे धीरे दोहराई गई। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके हाथों पर अभी भी उस महिला का खून लगा हुआ था। गर्म तरल पदार्थ उसकी उंगलियों पर इकट्ठा होकर नीचे गिर गया। चटक। गिरने की आवाज बहुत साफ थी। किसी कारण से यह उसकी छाती में चुभने वाले तीखे तीर की तरह थी। खून एक ज्वार की तरह धीरे धीरे उसके ऊपर बह रहा था। वह कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, नहीं वह सोचना चाहता था। एक सैनिक के रूप में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने मन से सारी भावनाएं और यादें निकाल दी। उसने खुद को सुन्न कर लिया और भी ज्यादा भावनाहीन हो गया। फिर मुड़कर इस घर से बाहर निकल गया। कमरे के बाहर सूरज की रोशनी बहुत तेज थी, जिससे उसकी दृष्टि सफेद हो गई। वह गली से होकर पत्थर की सड़क पर चला गया। रेत का तूफान उसके ठंडे, गीले चेहरे पर आया, जिससे उसका खून ठंडा हो गया। वह बहुत दूर चला गया था। एक और कुआं ढूंढा, सुन्न होकर अपने शरीर और चेहरे से खून धोया, लेकिन लड़के की चीखें उसके चारों ओर गूंजती रहीं। यह युद्ध था। वह आगे बढ़ा। यह उसकी गलती नहीं थी। लड़का उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उसे सेना को पकड़ना था। उसे उन्हें इकट्ठा करना था। उन्हें अभी भी लड़ाई लड़नी थी। महलों को जीतना था। महिला की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। बच्चा दुखी था, लेकिन यह युद्ध था। यह जीवन था। वह किसी से भी बेहतर जानता था। भले ही उस लड़के को दूसरे सैनिकों ने मार डाला हो, या उसे पकड़ लिया हो, पीटा हो, उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो, या उसे अगले किले में ले जाया गया हो, लेकिन सेना के हमला करने से पहले उसे ढाल के रूप में अग्रिम पंक्ति में धकेल दिया जाता था, और फिर युद्ध छिड़ने पर उसे विकल्प के रूप में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता था। उस बच्चे को जो भी दुर्भाग्य झेलना पड़ा, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह चलता रहा और एक दस्ता उसके पास से गुजरा। इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था। उससे कोई लेना देना नहीं था। वे उस छोटी गली में मुड़े। वह रुक गया। उसे उसके जीवन या मृत्यु की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। अपनी स्थिति के आधार पर वह उसका ख्याल नहीं रख सकता था। वह मदद नहीं कर सकता था। उसने अपने चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत की और बिना पीछे देखे फिर से चला गया। माँ ने सांस लेना बंद कर दिया और उसकी बाहों में लेट गई। नहीं, लेकिन उसके गर्म खून ने उसके हाथों और कपड़ों को दाग दिया। उसे यकीन नहीं हुआ, यकीन नहीं करना चाहता था। 1 मिनट पहले माँ अभी भी जीवित थी और उसने उससे भागने पर जोर दिया। यह युद्ध था, कोई खेल नहीं, कोई खोखला तर्क नहीं। दुश्मन शहर में घुस आया था। युद्ध के बीच में कुछ भी हो सकता था। वह जानता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी। वह युद्ध के ढोल की तेज धड़कन सुन सकता था, भालों की आवाज सुन सकता था, हत्या की आवाज सुन सकता था। माँ ने उसे कोठरी में छिपा दिया, उसे बाहर नहीं निकलने दिया। कुछ ही देर बाद कोई व्यक्ति उसकी माँ को अपमानित करने के इरादे से अंदर घुस आया। अफरा तफरी में वह बाहर भागा। उसने देखा कि चाकू लेकर भागता हुआ आदमी आ रहा है, लेकिन वह बहुत धीमा था, बहुत धीमा। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया, इतना रोया कि उसकी आवाज भारी हो गई, लेकिन उसने उसे कितना भी हिलाया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह सब उसकी गलती थी, सब उसकी गलती थी। जो व्यक्ति अभी अभी अंदर घुसा था, उसे नहीं पता था कि वह कहाँ भाग गया था। उसे परवाह नहीं थी। उसके आंसू किसी बिंदु पर रुक गए थे, केवल उसका दिल दर्द से जल रहा था। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया, केवल दर्द महसूस कर रहा था। अगर वह क्षणिक आनंद के लिए नहीं होता और राजकुमार को नाराज नहीं करता, तो उसके पिता उसकी माँ और उसे सेंट्रल प्लेन्स छोड़ने के लिए नहीं लाते, गलत मालिक पर भरोसा नहीं करते, जलकर मर नहीं जाते। अगर तुम न होते,
तो तुम्हारे पिता और माँ अभी भी जीवित होते। अब तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तुम्हारी माँ चली गई है, उसका दिल धड़कना बंद हो गया है, उसने सांस लेना बंद कर दिया है। इस दुनिया में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं बचा है। तुम अपनी मातृभूमि को बहुत दूर छोड़ आए हो। प्यार करने के लिए कोई पिता नहीं है, प्यार करने के लिए कोई माँ नहीं है। वह जगह बहुत पहले ही तुम्हारा घर नहीं रह गई है। माता पिता के बिना आप किस लिए जी रहे हैं? जीने का क्या मतलब है? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या स्थान ऐसा नहीं बचा है जो आपका हो। अपने माता पिता का अनुसरण करना बेहतर है। आप उस शरीर को कब तक अपने पास रखना चाहते हैं? अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। उसने अपना सिर उठाया और एक राक्षस को देखा जिसके बाल भेड़िए जैसे उलझे हुए थे। राक्षस का चमड़े का कवच खून से लथपथ था, लेकिन उसके हाथ और चेहरा साफ थे। यद्यपि उसने अपना चेहरा धोया था, फिर भी वह भेड़िया ही था। उसके हाथों और चेहरे से खून धोने से उसके शरीर पर खून से सने चमड़े के कवच और जूते और भी अधिक भयावह हो गए। वह औरत मर चुकी है। अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो भी वह जिंदा नहीं होगी। उसके मुंह से निकले ठंडे शब्दों ने उसकी हमेशा शांत रहने वाली काली आंखों में गुस्से का भाव भर दिया। कुछ ही दूरी पर कदमों की आहट सुनाई दी। वह आगे बढ़ा, उसके कमजोर हाथ को पकड़ा और उसे घसीटकर बाहर ले गया। नहीं है। आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। वह बुरी तरह संघर्ष करने लगा, गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ा और मारते हुए चिल्लाया, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। माँ! उसने उसे आगे खींच लिया, अपना सिर झुकाया और ठंडे स्वर में कहा, वह मर चुकी है। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? मरने का इंतजार कर रहे हैं? वह दूसरे आदमी को देखकर चौंक गया। भले ही इस राक्षस ने अपना चेहरा धो लिया था, फिर भी उसने उसे पहचान लिया कि वह वही है जिसने चाकू फेंका था, जिसने उसकी माँ को मारा था, और अब वह उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके दिल में नफरत उमड़ पड़ी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और उस पर वार कर दिया। उसने देखा तक नहीं, तलवार को रोकने के लिए अपने हाथ की रक्षा का उपयोग किया, फिर तलवार को उसके हाथ से गिराने के लिए बल का उपयोग किया। उसने अपना बायां हाथ दबाया और उसे बाहर खींचना जारी रखा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वह गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसने उसे मुख्य दरवाजे से बाहर खींच लिया। आगे एक दस्ता था। दस्ते के कप्तान ने उसकी ओर देखा और अभिवादन में सिर हिलाया। उसने उसे अनदेखा किया और उसे आगे खींच लिया। उसने बहुत संघर्ष किया, अपने जूते की नोक से अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को धकेला और चिल्लाया, बर्बर! मुझे जाने दो, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? राक्षस ने उसकी चीखों को नजरअंदाज कर दिया और उसे सड़क पर घसीटता रहा। उसने अपना हाथ काटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन हड़बड़ाहट में उसने गलती से हाथ के गार्ड को काट लिया। भैंस के चमड़े के हैंड गार्ड के नीचे कुछ बहुत ही कठोर चीज प्रतीत हो रही थी। उसने फिर से दांत काटे, जिससे उसके दांत दुखने लगे। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। इस हरकत से सड़क पर मौजूद सभी सैनिक जोर से हंसने लगे। उसने गुस्से से अपना सिर घुमाया, दांत निकाले और उन्हें घूरते हुए डांटा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम लोग बहुत ही भयानक हत्यारे और आगजनी करने वाले लोग हो। सभी को अच्छी मौत नहीं मिलेगी। कई बहादुर घुड़सवार वहां से गुजरे, शोर सुना और मुड़कर देखने लगे। राक्षस ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह अब और बोल नहीं सका। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी नाक से खून बहने लगा। वह फिर से बच्चे के सामने बैठ गया, उसकी कमीज पकड़ी और बोला, आज से तुम मेरे गुलाम हो,
मैं तुमसे जो भी करवाना चाहता हूँ तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें बोलने देता हूँ, फिर तुम बोल सकते हो। मैं तुम्हें अपना मुंह खोलने देता हूँ, फिर तुम अपना मुंह खोल सकते हो। सपने देखते रहो। लड़के ने थूका और गुस्से से कहा, अरे जंगली, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे एक वार में मार डाल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं, तो मैं अभी मरना पसंद करूंगा। उसने लार को टाला नहीं। उसकी आंखों के कोने फड़क उठे और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने सुंदर रेशमी शर्ट को छोड़ दिया, लड़के को अपना सिर घुमाने के लिए मजबूर किया और उस सुंदर छोटे चेहरे को रेत पर दबा दिया। लड़का खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत के सामने वह कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। क्योंकि वह सांस नहीं ले पा रहा था, लड़के के दोनों हाथों ने उसका साथ देना बंद कर दिया और उसके हाथों को पकड़ लिया, लगातार मुक्का और लात मार रहा था। उसके बगल में खड़े सैनिकों ने लड़के की शक्ल देखी और जोर से हंसे। उन्होंने अपनी पकड़ ढीली की और लड़का तुरंत सांस लेने के लिए खड़ा हो गया। महिला के खून और रेत से सना हुआ छोटा सा चेहरा वाकई मजेदार लग रहा था। उसने उस बच्चे को फिर से आगे खींचा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम मरना नहीं चाहते? मरना है तो संघर्ष क्यों, उड़ना। इस बार उसने थूक से बचने के लिए अपना सिर झुकाया, लड़के का सिर जमीन पर दबाया और उसके कान में कहा, मरना आसान है। अगर तुम मरना चाहते हो तो हमेशा एक दीवार तुम्हारा इंतजार कर रही होगी जिससे तुम अपना सिर टकरा सको, एक चट्टान जिससे तुम कूद सको और एक रस्सी जिससे तुम खुद को फांसी पर लटका सको। लेकिन क्या तुम अपनी माँ का बदला नहीं लेना चाहते? जिंदगी मुझे मारने का मौका ढूंढ सकती है। जब तुम मर जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। लड़का स्तब्ध रह गया और उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि कई बहादुर घुड़सवार सैनिक अपने घोड़ों को पीछे मोड़ रहे थे और फिर लड़के को छोड़कर खड़े हो गए। उसने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे, पैर फैलाए और ठंडे भाव से उस बिगड़ैल लड़के की ओर देखा। बाहर से मुस्कुरा रहा था लेकिन अंदर से नहीं। जैसा कि उसने सुझाव दिया, यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें जीना होगा, मेरे गुलाम बनकर रहना होगा, शराब डालना होगा, घोड़ों को खिलाना होगा, मेरी पीठ साफ करने में मेरी मदद करनी होगी, चावल पकाना होगा। अगर तुम यह सब कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक चाकू दूंगा और तुम्हें खुद को मारते हुए देखूंगा। या अगर तुम वाकई अच्छे हो तो तुम मुझे हरा सकते हो और मुझे मार सकते हो। अन्य सैनिकों ने यह सुना और जोर से हंसने लगे। आप उसके लिए इसे बहुत कठिन बना देते हैं। यह बदमाश एक चूहे से अलग नहीं है। वह आप जैसे एलैंग डांग नामक किसी व्यक्ति को कैसे हरा सकता है? क्या उससे यह कहना आसान नहीं होगा कि वह जाकर चांद चुन ले? हा 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 हा। छोटे लड़के की काली आंखें घृणा से भरी थी। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया था। हालांकि गुस्से में होने के बावजूद उसने उस पर हमला जारी नहीं रखा। उसे एहसास हुआ कि इस बदमाश ने पहले से ही उस छोटे से सिर में बदला लेने की इच्छा को दबा रखा है। इस स्थिति में एक अच्छी मौत मरना उतना अच्छा नहीं था जितना कि जीवित रहना। शायद उसे इस बदमाश को मरने देना चाहिए। इस तरह से यह उसके लिए अधिक आरामदायक हो सकता है। लेकिन इस समय वह बदमाश अब मरना नहीं चाहेगा। वह उसे मारने के हर तरीके के बारे में सोचेगा, ठीक उसी तरह जैसे उस समय था। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो उसे पता था कि बदमाश अपने आप उसका पीछा करेगा। और उसने वास्तव में अपने पीछे नरम कदमों की आवाज सुनी थी। यह मौत की उल्टी गिनती की आवाज थी। यह वह मौत थी जिसे उसने अपने लिए चाहा था। खंड 1 अध्याय 3। लांग डांग का अर्थ है जानवर। वह आदमी सबसे क्रूर और भयानक व्यक्ति था जिसे उसने कभी देखा था।
हानफू में लड़का उस आदमी का पीछा करते हुए नारकीय युद्ध के मैदान से होते हुए सेना की बैरकों से होते हुए सबसे छोटी और सबसे बर्बाद बैरकों तक गया। वह बदला लेना चाहता था। वह उस क्रूर जानवर को मारना चाहता था, उस दुष्ट भेड़िए को जो बिना पलक झपकाए मार डालता था। अरे, तुम कहाँ से आए हो, छोटे चूहे? एक लंबा आदमी अचानक आगे बढ़ा और उसके छोटे पतले कंधे को पकड़ लिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उस आदमी के कमर से 10 से ज्यादा कान लटक रहे थे और उन कानों से अभी भी बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जो बेहद भयानक लग रहा था। उसने उस आदमी की पीठ पर लगे चाकू को निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही वह उस कमीने पर वार करने वाला था, उसने उसे मुक्का मार दिया। अभी उसका हाथ चाकू पर पड़ा भी नहीं था कि वह उड़ गया। वह मुक्का इतना जोरदार था कि जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी आंखें लगभग काली हो गई थी। वह घबरा गया और उस दुष्ट आदमी को लात मारने के लिए अपना पैर उठाने ही वाला था कि तभी एक बड़े हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया और उसका सिर जमीन पर गिरा दिया। छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इस तरह उल्टा कर दिए जाने से उसके मस्तिष्क में खून की मात्रा बढ़ गई। उसने मुंह में खून थूक दिया। उसका सिर और भी चक्कर खा रहा था। उस घृणित राक्षस ने उसे जाने नहीं दिया, अभी भी उसे उल्टा पकड़े हुए उस बड़े आदमी को बेहद ठंडी आंखों से देखते हुए कहा, यह छोटा चूहा मेरा है। क्या यह नया है? बड़े आदमी ने तिरस्कार से देखा और थूकते हुए कहा, ओह, इस तरह की चीज से क्या फायदा हो सकता है? यह तो बस खाने की बर्बादी है। मुझे कुछ काम करने के लिए किसी की जरूरत है। तुम्हें क्या चाहिए? राक्षस ने शांति से कहा। बड़ा आदमी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। उसने चूहे को नाराजगी से घूरा, फिर सूंघा, अपनी नाक रगड़ी और कैंप फायर की ओर चल पड़ा। उसने कमजोर सांस ली, केवल गर्म खून को अपनी नाक से ऊपर उठते और बाहर बहते हुए महसूस किया। वह अभी भी बड़े आदमी को गाली देते हुए सुन सकता था, लेकिन राक्षस ने न सुनने का नाटक किया, केवल उसे एक जीर्ण शीर्ण तंबू में ले गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। अंधेरा ज्वार की तरह आया। उसने अपनी आंखें खोली, खुद को एक गोल शीर्ष वाले तंबू में पाया। उसकी नाक खून, पसीने, धातु, घास, बकरी के बालों की गंध से भरी हुई थी। वह जमीन पर पड़ा था। पहले तो उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उसने अपनी आंखों के सामने एक विशाल काली छाया देखी, वह राक्षस जिसने उसकी मां को मार डाला था। वह डर गया और एक हथियार ढूंढना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसके सामने जमीन में एक चाकू घोंप दिया गया। यह स्थान दक्षिण नहीं है और वहां के लोग कमजोर विद्वान नहीं हैं। अगर आप उनकी तरफ चाकू तानेंगे तो आपको मौत का एहसास होगा। क्रोध के कारण उसका दिमाग खराब हो गया। दूसरे पक्ष की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना उसने चाकू उठाया और राक्षस की ओर पुनः हमला किया। लेकिन इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाता, उसने चाकू उठाया ही था कि उसे लात मारकर दूर कर दिया गया। वह फिर से जमीन पर गिर गया। चाकू उसके हाथ से छूट गया। गिरने से उसे चक्कर आने लगा और वह उठ नहीं पाया। वह जंगली आदमी फिर उसके सामने बैठ गया और उसका मजाक उड़ाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। शक्ति के बिना व्यक्ति समझ जाएगा कि दीन होने का क्या अर्थ है। उसने हताशा में अपना सिर उठाया और गुस्से से उसकी ओर देखा। आपकी तरह जो लोग अचानक खड़े होकर लड़ने लगते हैं, वे सबसे मूर्ख हैं। भले ही इसमें 10 साल लग जाएं, लेकिन मुझे मार डालने की उम्मीद मत रखना। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने अपने हाथ से उसे पोंछा। दूसरे आदमी ने उसे उदासीनता से देखा,
जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और कहा, अगर तुम किसी पर चाकू तानना चाहते हो तो कम से कम पहले उसे चलाना तो सीख लो। बेहतर होगा कि आप पहले की सारी चालें और तलवार नृत्य भूल जाएं। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो आपको चाकू का हैंडल कसकर पकड़ना चाहिए। चाकू मारते समय अपना हाथ पीछे न खींचे और न ही ऊपर उठाए। आपको बस चाकू के हैंडल को पकड़ने की जरूरत है। उसने बल प्रयोग करते हुए चाकू को जमीन में घोंपते हुए कहा, बस अपनी पूरी ताकत से वार करो। धीमी और शांत आवाज मानो नरक से आ रही थी। पूरा ब्लेड सूखी जमीन में धंस गया, सिर्फ हैंडल बाहर रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके हैंडल को देखा, कुछ नहीं बोला। ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने ऊपर दुख न लाओ। राक्षस ने ठंडे स्वर में कहा, अब जाओ आग जलाओ और देखो कि क्या तुम अभी भी कुछ काम आ सकते हो। वह हिला नहीं, बल्कि राक्षस को घूरता रहा। राक्षस भौहें सिकोड़ रहा था, उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जीने दे सकता हूँ या मैं तुम्हें मरने दे सकता हूँ, तुम चुनो। अपने सामने खड़े ठंडे राक्षस को देखकर उसे पता चल गया कि वह सही था। केवल ताकत पर भरोसा करके भले ही 10 साल बीत जाएं, फिर भी आप उसे मार नहीं पाएंगे। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको पहले जीना होगा। अभी, क्योंकि वह बहुत अधिक भावुक था, वह मंगोलों के हाथों लगभग मर गया। उसे धैर्य रखना था, उसे खत्म करने के लिए मौके का इंतजार करना था, भले ही उसे दुश्मन के लिए घोड़ा या भैंसा बनना पड़े। उसने सांस अंदर खींची, फिर सांस अंदर खींची, अपने दिल में गुस्से को दबाने की कोशिश की। रेंगते हुए ऊपर चढ़ा, धीरे धीरे तंबू में चिमनी के पास गया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। उसने फटे कालीन पर बैठे राक्षस को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, कोई जलाऊं लकड़ी नहीं है। तो क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? राक्षस ने अधीरता से उसकी ओर देखा और कहा, बाहर जाओ और उसे ढूंढो। उसने अपनी आंखों के कोने झपकाए, अपनी मुट्ठियां भींची, अपने गुस्से को काबू में किया और बाहर निकल गया। तंबू के बाहर वे बर्बर लोग 3 या 5 के समूहों में इकट्ठे हुए थे। अंधेरा होने लगा था, उन्होंने सबने आग जला ली। उसने उन्हें गाड़ी से लकड़ियां निकालते देखा, वह भी वहां गया और कुछ लकड़ियां उठा ली। अरे, तुम कहां से आए हो? एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। अभी अभी जो सबक उसने सीखा था, उसे याद करते हुए उसने प्रतिरोध करने की अपनी इच्छा को दबा लिया। ये लोग वास्तव में नरम खुरमा नहीं हैं। अगर आप लापरवाही से विरोध करेंगे तो बदला लेने से पहले ही मारे जाएंगे। इसलिए, हालांकि वह बहुत असहज था, फिर भी उसने अपना मुंह खोला, अपना सिर नीचे किया और भारी स्वर में कहा, लांग डांग ने मुझे जलाऊं लकड़ी लाने के लिए कहा था। नाम सुनकर सिपाही ने अपनी भौहें उठाईं। तुम यहाँ नए हो? अरे, क्या तुम्हारे जैसा बच्चा चाकू भी पकड़ सकता है? अब माल की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है। उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, लेकिन खुद को अपना मुंह बंद रखने के लिए मजबूर किया। सिपाही ने उसका कंधा छोड़ा और उस पर हाथ हिलाया। उसने जल्दी से जलाऊं लकड़ी को गले लगाया और उससे दूर हो गया, लेकिन रात की हवा में सिपाही की आवाज सुनी जो दूसरों से बात कर रही थी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये लैंग डांग इतने दुबले पतले और बेकार आदमी के साथ क्या करेगा। मैं देख रहा हूँ कि यह घेराबंदी तक नहीं चलेगा। अरे, शायद वह उस बच्चे के पीछे है। उसे हानफू पहने हुए देखो, वह शायद सोंग राजवंश से है। हर कोई कहता है कि दक्षिणी लोगों की त्वचा चिकनी और मांस मुलायम होता है। आखिरकार, जब सेक्स की बात आती है तो पुरुष और महिला एक जैसे होते हैं। योनि होना ही काफी है।
यह सुनकर उसका दिल कांप उठा और वह झिझकते हुए तंबू में वापस लौट आया। सूरज पश्चिम में डूबने वाला था और रात की हवा चल रही थी, जिससे तंबू का पर्दा फड़फड़ा रहा था। शायद उसे भागने का यह मौका लेना चाहिए। उसने पाया कि यहाँ किसी को भी छोटे लड़के की परवाह नहीं थी। शायद इसलिए कि वह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। वह किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना शिविर में आगे पीछे घूम रहा था। शायद वह यहाँ से निकलकर दूर दूर तक भाग सकता था, लेकिन उसके हाथ अभी भी अपनी माँ के खून से सने हुए थे और उसके चेहरे और कपड़ों पर अभी भी उसकी माँ के खून की बूंदें थीं, जो भूरे रंग की हो गई थी। उसे अभी भी वह राक्षस की छवि स्पष्ट रूप से याद है, जो उसकी माँ की गर्दन पर चाकू से वार कर रहा था और उसका खून उसके शरीर पर लग रहा था। शक्ति के बिना ही समझ में आएगा कि दीन होना क्या होता है। राक्षस के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसके हृदय में घृणा तीव्र गति से जल रही थी। अब भले ही वह मर जाए, उसे डर नहीं था। अगर वह उस राक्षस को मार सकता था, तो वह जो चाहे कर सकता था। उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन वह विनम्र होना सीख सकता था। इसलिए उसने अपने पैर उठाए और एक बार फिर जलाऊ लकड़ी उठाकर आगे बढ़ गया। तंबू में राक्षस कालीन पर क्रॉस लेग करके बैठा था, अपनी जांघ पर तीर के घाव का इलाज कर रहा था। उसे आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का इस्तेमाल करने में थोड़ा समय लगा। तंबू में अचानक से आग लग गई। जब उसने राक्षस को देखने के लिए ऊपर देखा, तो उसने पहले ही अपना कवच और हाथ की सुरक्षा सामग्री उतार दी थी, जिससे उसके दांत लगभग टूट गए थे और उन्हें कालीन के बगल में रख दिया था। वह इतना दुष्ट था कि उसने जानबूझकर अपने कांस्य हाथ रक्षकों को भैंस के चमड़े से ढक दिया था, जिससे लोगों को लगा कि वह क्षेत्र बहुत सुरक्षात्मक नहीं है। जब तक विरोधी हमला न कर दे, तब तक प्रतीक्षा करो, फिर समझो कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब राक्षस पलटता है, तो आग देखकर उसे डांटने के लिए अपना मुंह खोलता है। अरे मूर्ख, क्या तूने कभी आग नहीं जलाई? सारी लकड़ियां इसमें मत फेंको। सूखी लकड़ियां आग जलाने के काम आती हैं। बाकी को टोकरी के पास सूखी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वह चौंका और रुक गया। उसने सुना था कि मनुष्य जाति के लोग भैंस और घोड़े के गोबर को जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। उसने टोकरी के बगल में पड़े सूखे गोबर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन थोड़ा हिचकिचाया। क्या अपने हमेशा साफ हाथ गंदे करने से डरते हो? राक्षस ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, हाथ बढ़ाया, एक टुकड़ा पकड़ा और उसे आग में फेंक दिया। लेकिन फिर भी वह अपनी सांस रोके रखने से खुद को नहीं रोक सका। उसे डर था कि कहीं उस चीज से बदबू न आ जाए। लेकिन यह सूखी गंदगी उतनी नरम नहीं है जितनी आप सोच रहे होंगे। जब वह अपनी सांस को और नहीं रोक पाया, तो उसने पाया कि जलने पर उसमें से कोई अजीब गंध नहीं आती। वास्तव में उसमें से केवल घास की गंध आती थी और उसमें से बहुत ज्यादा धुआं नहीं निकलता था। अगर धुआं होता भी, तो वह तंबू के ऊपर बने गोल छेद से निकलता और तंबू के अंदर कोई धुआं नहीं होता। उसने सूखे गोबर के कुछ टुकड़े आग में फेंके, जब तक कि वे एक गोलाकार ढेर में नहीं हो गए। बस जाओ, थोड़ा पानी ले आओ। राक्षस ने देखा तक नहीं, बस अपने बगल में रखे लकड़ी के बैरल की ओर इशारा किया और कहा। उसने अपने होंठ भींचे, फिर भी आज्ञाकारी ढंग से पानी लाने चला गया। फिर उसे ग्रिल्ड मीट और घोड़े का दूध लाने का आदेश दिया गया। यह देखा जा सकता था कि दूसरे सैनिकों के लिए यह आदमी भी एक राक्षस था। बस उसका नाम बताएं और वे तुरंत आपको सामान दे देंगे।
जब वह दोबारा लौटा तो राक्षस ने अपने सारे कपड़े और सुरक्षात्मक उपकरण उतार दिए थे। उसका नंगा शरीर पत्थर की तरह सख्त था। वह आग के पास बैठा, चाकू की नोक को तब तक गर्म किया जब तक वह लाल न हो जाए। फिर शांति से उसे अपनी जांघ पर लगे घाव पर दबाया। एक झटके में भुने हुए मांस की गंध फैल गई, जिससे लोगों को उल्टी आने लगी। लेकिन फिर भी उसे एहसास हुआ कि दूसरे आदमी ने तो भौहें भी नहीं सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से इस घाव का इलाज करने का आदी था। जब वह खाना लेकर आया तो उसने पाया कि राक्षस के मजबूत शरीर पर भी ऐसे ही निशान थे। उसे पास आते देख राक्षस ने उसकी तरफ देखा। उसने खाना बाहर निकाला। राक्षस ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके सामने बदसूरत और बदबूदार कपड़े फेंके। इसे डालो। आप इस बात पर बहस नहीं कर सकते कि आपको इस बदसूरत पोशाक की जरूरत है। उसने जो कपड़े पहने थे वे बेहतरीन रेशम के थे और यद्यपि वे खून से सने हुए थे, फिर भी लोगों ने उन पर ध्यान दिया। हर बार जब वह बाहर जाता था तो उसे लगता था कि हर कोई उसके कपड़ों को देख रहा है, लेकिन वह बाहर जाकर कपड़े नहीं बदल सकता था। बाहर बहुत सारे लोग थे और वे उसके रहस्य को जान लेंगे। पहले वह जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसे उजागर होने का डर नहीं था। लेकिन अब मामला अलग था। वह जीना चाहता था। वह अपने दुश्मन को अपने ही हाथों से मार डालना चाहता था। वह इस कमीने को अपना बदला लेते देखना चाहता था। अपने हाथों में कपड़े पकड़े हुए वह अपने सामने खड़े राक्षस को घूर रहा था। दूसरा लड़का भूख से केक खा रहा था, उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। टिम ने घबराहट में अपनी बेल्ट खोली, जल्दी से जल्दी अपना कोट उतारा और वह बदसूरत राख रंग का कपड़ा पहन लिया। पानी फेंक दो और एक साफ बाल्टी ले आओ। राक्षस ने खाना खाया और बातें की। वह जल्दी से शिविर से बाहर निकल गया, पानी बदलने के लिए निकटतम जल स्रोत पर गया और सुविधाजनक रूप से अपना चेहरा, हाथ और पैर धोए। उसकी माँ के खून से पानी लाल हो गया था। उसने सोचा कि वह रोएगा, लेकिन उसने खुद को रोकने के लिए अपने दांत भींच लिए, हालांकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह अपनी माँ का बदला लेगा, वह लेगा। जब वह बैरक में लौटा तो उसने देखा कि 7 पुरुषों और किशोरों को रस्सियों से कसकर बांधा गया था और राक्षस के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। उसके पास एक सैनिक खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। उसने पानी का कटोरा उठाया और उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। राक्षस अभी भी अपने पैरों को मोड़कर खा रहा था। घोड़ी के दूध का आखिरी घूंट पीने के बाद उसने लकड़ी का कटोरा जमीन पर रख दिया। उसके सामने घुटने टेके सभी लोग कांप उठे। क्या आप जानते हैं यह कहाँ है? राक्षस ने पूछा। घुटनों के बल बैठे पुरुष और लड़के पीले पड़ गए और जल्दी से सिर हिला दिया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, यह जगह एक गुलाम शिविर है। सैन्य शिविर में सभी सबसे खराब, सबसे घटिया और सबसे खराब चीजें हमारा काम है। आज से आप सब यहाँ सैनिक हैं। आप भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे घुड़सवार सेना को और अधिक आनंद आएगा। पकड़े गए व्यक्ति का अंत अच्छा नहीं होता, कम से कम मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा है। इस जगह को छोड़ने का एकमात्र तरीका जीवित रहने का प्रयास करना है। यदि आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो अपने से ऊपर वाले व्यक्ति के मरने की प्रतीक्षा करें और आप उसकी जगह ले लेंगे। ये शब्द इतने स्पष्ट थे कि लोगों के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। बाकी 7 लोग हैरानी से राक्षस को देख रहे थे। राक्षस ने बिना किसी भावना के एक और केक उठाया, एक टुकड़ा खाया और अपने सामने खड़े 7 लोगों की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बांधूंगा, लेकिन अगर कोई परेशानी पैदा करता है तो आपको परिणामों की जिम्मेदारी लेनी होगी।
समझे? नए गुलाम ने जोर से सिर हिलाया। राक्षस ने अपना हाथ हिलाया, दो सबसे कम उम्र के लोगों की ओर इशारा किया और सैनिकों को आदेश दिया, उन्हें खोलो, इन दोनों को तीर चलाना सिखाओ, फिर देखो कि किस टीम में लोगों की कमी है और उन्हें जोड़ो। हाँ। सिपाही ने रस्सी काट दी और उन लोगों को अपनी कलाई पर बंधी मोटी रस्सी हटाने दी। खंड 1 अध्याय 4। ठीक है, चलो चलो, सब लोग मेरे पीछे आओ। आपने सुना कि ये लांग डांग ने क्या कहा? यहाँ जब तक तुम जीवित रहोगे, तुम्हें हर सुबह शाम भोजन दिया जाएगा। हमारे यहाँ 5 लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं। 4 लोग भाले का उपयोग करते हैं, एक व्यक्ति क्रॉसबो का उपयोग करता है। वे आपको युद्ध से एक रात पहले दिए जाएंगे। सिपाही ने 7 लोगों को बाहर निकाला, आवाज दूर दूर तक फैलती जा रही थी। राक्षस ने उसकी ओर देखा, उसने अब तक देखे गए सबसे फटे पुराने कंबल की ओर इशारा किया और कहा, जाओ अपना ठिकाना ढूंढो। अंधेरा होने के बाद हवा का तापमान तेजी से गिर गया। वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः फटे हुए कंबल से खुद को लपेटते हुए कोने में सिमट गया। उसने चुपचाप अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपने कपड़ों में छिपाए हुए लकड़ी के नुकीले डंडे को कसकर पकड़ लिया, फिर उसके होने का इंतजार करने लगा। लेकिन राक्षस ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसके साथ उलझने नहीं आया, नहीं उसने कुछ किया। दूसरा आदमी बस आग के सबसे करीब फर कंबल के पास चला गया, एक बदबूदार और पुराना तौलिया पकड़ा, बड़े चाकू को गले लगाया और लेट गया। टेंट के बाहर हवा तेज चल रही थी, मिट्टी के चूल्हे में आग टिमटिमा रही थी। उसने कभी कभी लोगों को टेंट के पास से गुजरते हुए सुना, लोगों को दूर से बात करते हुए सुना। उसने उस राक्षस को देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे कितनी देर हो गई थी, लेकिन दूसरा आदमी शुरू से लेकर आखिर तक एक बार भी नहीं मुड़ा था। वह राक्षस अभी भी जाग रहा होगा, अभी भी जाग रहा होगा। वह जानता था, लेकिन वह चाकू को अभी भी जमीन में गड़ा हुआ देखकर खुद को रोक नहीं सका। चाकू का हैंडल उसे लुभाने लगा था। हालांकि यह लकड़ी का खंभा बहुत तेज था, लेकिन यह चाकू जितना मजबूत नहीं था। रात हो चुकी थी, जलाऊं लकड़ी जल चुकी थी और बाहर लोगों की आवाजें धीमी पड़ रही थी। शायद उसे सोते समय करवट न बदलने की आदत थी। उसने राक्षस को देखा, लेकिन चाकू पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। काफी देर बाद उसने लकड़ी के डंडे को धीरे धीरे, बहुत सावधानी से, बिना कोई आवाज किए छोड़ दिया। राक्षस अभी भी नहीं हिला, केवल उसकी छाती लगातार सांस के साथ धड़क रही थी। बड़ी मुश्किल से वह चाकू के करीब पहुंचने में कामयाब रहा, उत्साह से चाकू के हैंडल को पकड़कर जोर से बाहर खींच रहा था। उसने सोचा कि वह इसे ऐसे ही बाहर खींच सकता है, लेकिन कौन जानता था कि यह हिलेगा ही नहीं। वह स्तब्ध था। उसने चाकू के हैंडल को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया, उसे बाहर खींचने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसे इधर उधर भी हिलाया, लेकिन चाकू फिर भी नहीं हिला, मानो वह पिघलकर जमीन में समा गया हो। यह क्या बकवास है? वह क्रोधित और निराश दोनों था, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था। उसने चिंतित होकर दूसरे आदमी की ओर देखा और देखा कि राक्षस का शरीर विभिन्न आकारों के जख्मों से ढका हुआ था। फिर उसे एक बात का एहसास हुआ, भले ही वह अपना चाकू निकाल ले, फिर भी वह उसे नहीं मार पाएगा। वह अब इस राक्षस को नहीं मार सकता था। वह वास्तव में दौड़कर उसकी आंखें फोड़ देना चाहता था और अपने हाथ में मौजूद नुकीली लकड़ी से उसे कई बार मारना चाहता था। लेकिन वह इतना कमजोर था कि उन निशानों से बड़ा या गहरा घाव नहीं कर सका, इतना भी नहीं कि इस दुष्ट भेड़िए को मौत के घाट उतार सके। उसे इंतजार करना था,
तब तक इंतजार करना था जब तक यह राक्षस गंभीर रूप से घायल न हो जाए। उस दिन तक इंतजार करना था जब तक यह भेड़िया उससे कमजोर न हो जाए। अगर वह अपनी माँ का बदला लेना चाहता था तो उसे धैर्यपूर्वक इंतजार करना था। इसलिए भले ही वह नाराज और अनिच्छुक था, फिर भी उसने चाकू नीचे रख दिया और सावधानी से रेंगते हुए वापस वहीं पहुंच गया जहां वह सिकुड़ा हुआ था। वह इंतजार कर सकता था। वह हमेशा से इंतजार करने में बहुत अच्छा रहा है। वह उस राक्षस को मारने और अपनी माँ का बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा करेगा। इस जीवन में उसने कभी किसी से इस तरह की नफरत नहीं की थी। नहीं, वह इंसान नहीं था। ये मंगोल सैनिक भी इंसान नहीं थे। वे राक्षस थे, दुष्ट राक्षस, दुष्ट भेड़िया। आंखों में लाली लिए उसने अपने घुटनों को गले लगाया, अंधेरे में उस राक्षस को घूरता रहा। किसी ने उसके पैरों को 2 बार लात मारी। छोटा बदमाश, उठो! एक अधीर दहाड़ उसके कानों में गूंज उठी। वह अचानक चौंक कर जाग गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि दूसरा आदमी अपनी बाहें छाती के सामने रखे हुए है, उस पर भौहें चढ़ाए हुए है और दहाड़ रहा है। सुबह हो गई है, जाओ अपना खाना ले आओ। राक्षस थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि क्योंकि वह अपनी माँ के बारे में सपना देख रहा था, इसलिए उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके गालों पर गर्म आंसू बह निकले। उसे पता नहीं था कि उसे शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही थी। उसने दूसरे लड़के को गुस्से से घूरा, उसके चेहरे से आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाया, खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। तू बदमाश, तूने अभी तक दूध भी नहीं छोड़ा है। उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे, गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। उसने अपने जबड़े भींच लिए और खुद को रोक लिया। वह उठा, अपने शरीर से धूल पोंछी, अपना चेहरा पोंछा, अपने कानों के पीछे बालों की लटें समेटी और फिर बाहर निकल गया। उसने यह नहीं देखा कि राक्षस ने उसकी हरकतों पर भौहें सिकोड़ी, उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे और उसने मन ही मन कोसा। यह सोचकर कि उसे अभी भी उससे कुछ कहना है, उसने अपना सिर घुमाया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। राक्षस ने उसे घूरते हुए बेरुखी से कहा, तुम क्या देख रहे हो? तुम क्यों नहीं जा रहे हो? उसने खुद को उससे बहस करने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, खुद को जल्दी से पीछे मुड़ने और बाहर जाने के लिए मजबूर किया ताकि वह इस कमीने के दुर्भावनापूर्ण शब्दों का विरोध और खंडन न कर सके। पीला सफेद क्षितिज अभी पूरी तरह से चमकीला नहीं हुआ था। बाहर इतनी ठंड है कि सांस लेने पर भी सफेद धुआं निकल रहा है। लेकिन टेंट के बाहर लोग पहले से ही 3 या 5 के समूहों में लकड़ी के कटोरे पकड़े हुए और अर्दली से भोजन और सूप प्राप्त करने के लिए कतार में खड़े होने लगे थे। उसने अपने बर्फीले छोटे हाथों को रगड़ा और रसोई की ओर बढ़ गया। पिछली रात के बाद अर्दली जानते थे कि वह एलैंग डांग का नया काम करने वाला लड़का है, इसलिए उन्होंने उसे प्राथमिकता दी। घोड़ी के दूध का दलिया का एक कटोरा और भुना हुआ बकरे का मांस की एक प्लेट। वह दलिया और मांस वापस टेंट में ले गया। मांस की खुशबू से उसे भूख लगने लगी। तंबू में राक्षस ने कपड़े और चमड़े का कवच पहन लिया था और चाकू तेज कर रहा था। वह दलिया का कटोरा और मांस की प्लेट लाया। इससे पहले कि वह जमीन पर रखा जा सके, राक्षस ने अपने दाहिने हाथ से दलिया का कटोरा लिया और एक बड़ा घूंट लिया, जबकि उसके बाएं हाथ से चाकू से मांस का एक टुकड़ा काटा और उसे स्वादिष्ट तरीके से खाने लगा। घूंट! अचानक मेंढक के टर्राने जैसी आवाज आई, जिसने राक्षस को चौंका दिया और उसे रोक दिया। राक्षस ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। घूंट घूंट घूंट! वह परेशान और शर्मिंदा था, लेकिन वह अपने भूखे पेट को गुर्राने से नहीं रोक सका। कल सुबह से ही उसके पेट में चावल का एक भी दाना नहीं गया था
और उसने सिर्फ 2 घूंट पानी पिया था। कल रात उसे अभी भी भूख नहीं लगी थी, लेकिन झपकी से जागने के बाद भोजन की गंध को सूंघते ही उसके पेट ने अपने आप विरोध किया। राक्षस अभी भी उसे घूर रहा था, हालांकि वह शर्मिंदा था, फिर भी उसने घूरने की कोशिश की। एक पल के लिए वे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। राक्षस ने उसे घूरा, फिर धीरे से अपना मुंह खोला और मांस का एक टुकड़ा काटा। उसने खुद को निगलने से रोकने के लिए मजबूर किया, खुद को दूर देखने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह वास्तव में भूखा था, इतना भूखा कि उसका पेट उसकी पीठ से दबा हुआ था। इसलिए भले ही उसने दूसरी ओर देखा, फिर भी वह भुने हुए बकरे के मांस की गंध महसूस कर सकता था। पहले तो उसे लगा कि उसे विदेशी खाना खाने की आदत नहीं है, लेकिन एक दिन और एक रात भूखे रहने के बाद भुने हुए बकरे के मांस की महक से उसके मुंह में पानी आ गया। इसलिए उसका पेट अभी भी बहुत ही असहयोगी ढंग से जोर जोर से गुर्रा रहा था। गुड़गुड़ाहट, घूंट घूंट, भाड़ में जाओ। अचानक एक गाली गूंजी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि राक्षस ने चाकू पर बकरे के मांस का आखिरी टुकड़ा खा लिया था। फिर उसने घोड़ी के दूध के दलिया का कटोरा उठाया, उसे बुरी तरह घूरते हुए कहा, ले, जल्दी से खा। उसने दूसरे आदमी को कठोरता से देखा, हिलने से इनकार करते हुए। जल्दी से खाओ, हमें अभी भी काम करना है, मैं तुम्हें आज रात वापस नहीं ले जाना चाहता। इतना कहने के बाद राक्षस खड़ा हुआ और बाहर चला गया। उसकी लंबी पीठ को देखते हुए एक पल के लिए उसे सच में दलिया का कटोरा लेने और उस कमीने को पटकने का मन हुआ। लेकिन दलिया का कटोरा थोड़ा बाहर निकल आया, जिससे उसे याद आया कि यह भोजन है, और सीमा शुल्क कार्यालय से बाहर उत्तर की ओर जाते समय उसे पता चला कि भोजन कितना कीमती है। इसलिए भले ही उसे असहज महसूस हो रहा था, फिर भी उसने खुद को खाना बर्बाद करने से रोक लिया। इसके अलावा एक गुलाम के रूप में वह जानता था कि उसे जीवित रहने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है, और इसके अलावा वह पहले से ही बहुत भूखा था। इसलिए भले ही उसे मंगोलियन भोजन पसंद नहीं था, खासकर घोड़े के दूध के साथ इस तरह का सफेद दलिया, फिर भी उसने अपनी नाक पकड़ी और दलिया अपने मुंह में डाला। कौन जानता था कि इस घोड़े के दूध के दलिया में न केवल वही गंध थी जो उसने पहले पी थी, बल्कि इसका स्वाद भी शुद्ध, थोड़ा मीठा था। हालांकि इसे बहुत स्वादिष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह खट्टा या पीने में कठिन नहीं है। वह थोड़ा अचंभित हुआ और उसने एक और घूंट लिया। यह वास्तव में खट्टा या मछली जैसा नहीं था। पेट में गर्म दलिया रखने से पेट को आराम मिलता है। वह कालीन पर घुटनों के बल बैठ गया और धीरे धीरे एक और घूंट पीने लगा। पीने के बाद उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगी। दलिया खत्म करने के बाद उसने पाया कि राक्षस ने बकरी के मांस की प्लेट खत्म नहीं की थी। वह अपने आप को रोक नहीं सका और एक छोटा टुकड़ा फाड़ लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। खंड 1 अध्याय 5। गर्म भोजन ने उसके बर्फीले अंगों को गर्म कर दिया और आखिरकार उसे अब थकावट महसूस नहीं हुई। हवा का एक झोंका आया। जब वह भरपेट खाकर तंबू से बाहर निकला तो बाहर पहले से ही उजाला था। उसने अपना सिर घुमाया और बगल में सैन्य शिविर देखा, जिसमें झंडे और पंखे हवा में लहरा रहे थे। कल जब उसे पकड़ा गया तब भी वह दहशत की स्थिति में था, इसलिए उसने वास्तव में पूरा शिविर स्पष्ट रूप से नहीं देखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि जिस बैरक में वह खड़ा था वह उसके बगल वाली बैरक से कहीं अधिक पुरानी थी। यहाँ बहुत अधिक अच्छे टेंट नहीं थे। अधिकांश सैनिक जमीन पर टेंटों में सोते थे तथा उन्हें ओढ़ने के लिए कुछ कंबल भी होते थे, जो काफी था। यहाँ एकमात्र टेंट टपकता हुआ और गंदा था, काली धूल से ढका हुआ था,
अन्य बैरकों के विपरीत। इसके अलावा सेना में ऐसा लग रहा था कि यह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां झंडा नहीं था। ध्यान केंद्रित करना। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चौंक गया और पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सभी ने तुरंत अपने हाथों में रखी चीजें नीचे रख दी और जल्दी से पुराने सैन्य तंबू के सामने खाली जगह की ओर भागे और उस राक्षस के सामने बड़े करीने से खड़े हो गए जो अपनी टांगे फैलाए बैठा था। वह बिल्कुल भी नहीं हिला, अभी भी उसी जगह पर खड़ा था, लेकिन राक्षस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर तक सबको ठंडे दिमाग से देखता रहा और फिर बोलना शुरू कर दिया। वह एक बार मंगोलियन में बोला, फिर उसके बगल में खड़ा एक सैनिक एक बार हुई में बोला, फिर एक बार फिर चीनी में बोला। उसने सुना और फिर उसे एहसास हुआ कि यह आदमी कल गुलाम सैनिकों को लाशें उठाने के लिए युद्ध के मैदान में ले जाना चाहता था। आज का काम युद्ध के मैदान में जो कुछ बचा है उसे उठाना है। यदि यह हमारे जनरल का शव है तो इसे एक गाड़ी में ले जाकर पूजा के लिए वो नगाज को दे दीजिए। युद्ध के मैदान में मौजूद सभी सोना, चांदी, जवाहरात, कवच, चमड़े के कपड़े, तलवारें और भाले वापस लौटा दिए जाने चाहिए तथा उन्हें निजी उपयोग के लिए नहीं रखा जा सकता। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे सैन्य कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। मैं भी तुम्हारी लाशें उठाने की जहमत नहीं उठाऊंगा, समझे? रोजर, उस दिन लगभग 100 गुलाम सैनिकों को लाशों से लदा हुआ युद्ध के मैदान में लाया गया। सभी एक सीधी पंक्ति में खड़े हो गए और मृत सैनिकों के शवों पर धन और तलवारें खोजते हुए आगे बढ़े। अगर यह मंगोलियन शव होता तो उसे वापस लाया जाता, अगर नहीं होता तो सभी हथियार और कवच उतार दिए जाते और फिर एक वाहन पर लाद दिए जाते। युद्ध के मैदान में लाशें अक्सर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होतीं। कुछ के हाथ गायब होते और पैर टूटे होते और पेट में छेद हो जाता और आंतें बाहर निकल आतीं। अभी सुबह थी, रात ठंडी थी, इसलिए अभी तक कोई गंध नहीं आ रही थी। लेकिन 2 घंटे बाद मौसम गर्म होने लगा और तरह तरह की बदबू आने लगी। पसीने की बदबू, खून की बदबू, यहाँ तक कि पेशाब और मल की भी बदबू आ रही थी। पहले तो कुछ लोग बात करना चाहते थे, लेकिन बाद में कोई भी अपना मुंह खोलना नहीं चाहता था। लाश के संपर्क में आने के कई घंटों बाद सभी को मौत की बदबू महसूस हुई। वह भयानक गंध उनके खून और मांस में घुस गई, उनकी त्वचा में घुस गई और उनके दिल और फेफड़ों में घुस गई। अंत में जब उसने देखा कि एक आंख की पुतली अपने सॉकेट से बाहर गिर गई है और सिर शरीर से जुड़ी हुई केवल त्वचा की एक परत है, तो उसने वह सब कुछ उगल दिया जो उसने उस सुबह खाया था। राक्षस ने कुछ नहीं कहा, बस उसे ठंडेपन से देखा। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह के कोने से गंदगी पोंछी, मतली की भावना को दबाया और लाश को लूटना जारी रखने के लिए लड़खड़ाते हुए वापस चला गया। उस दिन एकमात्र अच्छी बात यह थी कि जब वह उल्टी कर रहा था तो उसे अपनी छाती में छिपा हुआ एक चाकू मिला। उसने देखा कि एक और नया आया हुआ गुलाम भी चाकू छिपा रहा है। उसे लगा कि किसी ने ऐसा ही किया होगा। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था। जब सभी गुलाम सैनिक शहर के द्वार पर पहुंचे तो वह इतना थक गया था कि उसके अंग शिथिल हो गए थे। उसका शरीर दूसरों के खून से लथपथ था। उसके विचार सुन्न और खाली थे। जो सैनिक कभी सीमा की रक्षा करते थे, उन्हें आखिरकार बीच मझधार में छोड़ दिया गया। लेकिन वह इतना थक गया था कि उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। युद्ध के मैदान से निकलकर जब वे शहर में दाखिल हुए तो उन्हें लूटी गई लाशों के लिए कोई पछतावा नहीं हुआ जिन्हें एक तरफ फेंक दिया गया था। जब वह उस जानी पहचानी गली में वापस लौटा और उस गली को देखा जहां वह कई महीनों से रह रहा था, तब उसे अचानक होश आया। गली की दीवार खंडहर में तब्दील हो चुकी थी
और अंदर के सभी घर जलकर काले हो चुके थे। कल रात से लेकर आज तक यह जगह जलकर खाक हो चुकी है। आग ने सब कुछ जला दिया था, केवल राख और मलबा बचा था। वह हैरान था, जले हुए खंडहरों को अविश्वास से देख रहा था जो अभी भी धुआं उगल रहे थे। उसका दिमाग खाली था। हालांकि यह जगह दूर थी, लेकिन लोग दयालु थे। हम यहाँ अस्थायी रूप से रुकेंगे, तूफान के गुजर जाने का इंतजार करेंगे, देखेंगे कि हालात कैसे होते हैं, और फिर घर लौट आएंगे। ठीक है। अचानक माँ की कोमल आवाज गूंजी। आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया था। माँ, माँ अभी भी वहां है। अभी तक वही। ज्यादा कुछ न सोचते हुए वह भूल गया कि वह कहाँ है। वह मुड़ा और घर भागना चाहता था। अचानक एक बड़े हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। मत जाओ। उसने अपना सिर घुमाया और उस लंबे, गंदे राक्षस को देखा। क्योंकि वह बहुत थका हुआ था, बहुत दुखी था, बहुत गुस्से में था। वह भूल गया कि उसे इंतजार करना चाहिए, भूल गया कि उसे बदला लेने के लिए धैर्य रखना चाहिए। सारा दुख और पीड़ा मेरे हृदय में उमड़ पड़ी। उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया और उस कमीने को लात घून से मारने लगा, यहाँ तक कि वह उसकी छाती में छिपाए चाकू का इस्तेमाल करना भी भूल गया। यह सब तुम्हारा दोष है। यह सब तुम्हारा दोष है। तुमने मेरी माँ को बना दिया। लेकिन वह बहुत कमजोर था। हर लात और मुक्का बारिश की बूंदों की तरह था, उस राक्षस के लिए कुछ भी करने में असमर्थ। यहाँ तक कि वह आदमी भी उसे रोकने में आलसी था। अधिक उत्तेजित होने के कारण उसे चक्कर आने लगा और जब वह शांत हुआ तो वह जमीन पर गिर पड़ा और आसमान की ओर देखने लगा। बादल रहित नीला आकाश एक काले बिंदु से ढका हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह सांस नहीं ले पा रहा था। वह इतना थक गया था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मुझे मेरी माँ वापस दे दो। इसे मुझे वापस दे दो। उसके पीले होंठ बोलते हुए कांप रहे थे। अचंभे में उसने केवल एक लंबी काली छाया देखी जो आसमान को ढक रही थी। उसके सामने बैठी हुई, ठंडे स्वर में कह रही थी, यह सब जलकर राख हो गया है। क्रोध उसके मस्तिष्क में भर गया। वह केवल अपने सामने धुंधले चित्र को देख सकता था और भारी स्वर में कह रहा था, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। राक्षस ने अपने मुंह के कोने को सिकोड़ लिया और ठंडी मुस्कान दी। तुम अकेले नहीं हो जो मुझसे नफरत करते हो। उसे इससे इतनी नफरत थी, इतनी नफरत थी। उसकी माँ मर गई और वह उसकी लाश भी नहीं उठा सका। एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से जरूर मार डालूंगा। अंधकार ने धीरे धीरे उसकी रोशनी और चेतना छीन ली। यह निश्चित रूप से होगा। मुझे पता है। एक चाकू। जब आसमान में तारे दिखाई देने लगे, तो जब वह तंबू में लौटा, तो उसे सबसे पहले जमीन में छिपाकर रखा चाकू गाड़ना पड़ा। वह घबराकर उठ बैठा, जल्दी से अपनी गंदी शर्ट उतारी और देखा कि उसकी पैंट अभी भी वैसी ही थी और उसकी बेल्ट अभी भी कसकर बंधी हुई थी। लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ संदेह थे। तंबू में कोई नहीं था, केवल चिमनी में आग जल रही थी और तंबू के बाहर से आवाजें आ रही थी। वह मूर्ख था, बेहद मूर्ख। गंदे कपड़े पर घुटने टेकते हुए वह जानता था कि वह लगभग अन्यायपूर्ण तरीके से मर गया था। शायद उसे शांत रहना चाहिए था, शांत रहना चाहिए था। लेकिन माँ, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए, जो इस हद तक जल गई थी कि उसका कोई अवशेष नहीं बचा था, उसका दिल दहल गया। फिर से आंसू बहने लगे। वह रोएगा नहीं, फिर कभी नहीं रोएगा। शायद उसे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था, रोना बेकार है। दुश्मन के सामने उसे शांत रहना होगा। उसने शांत होने की कोशिश की, फिर उसे यह एहसास होने में कुछ समय लगा कि उसके हाथ बिल्कुल साफ थे।
वह अपने साफ हाथों को, जिन्हें पोंछा जा चुका था, और अपने चेहरे को घूरता रहा। एक पल में भय और चिंता उसके सिर पर चढ़ गई। अचानक किसी ने पर्दा उठा दिया। उसने पलटकर देखा तो पता चला कि वह राक्षस था। इस आदमी ने कहा था कि वह तुम्हें वापस नहीं ले जाएगा, लेकिन वह तुम्हें वापस ले गया, और यहाँ तक कि तुम्हारा चेहरा और हाथ भी धुलवाया। क्यों? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी लार निगल ली। न जाने क्यों वह घबरा रहा था। उसे डर था कि यह आदमी पता लगा लेगा। जागना, यह देखकर कि वह उठकर बैठ गया है। राक्षस उसके पास से गुजरा, उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, जाओ, थोड़ा पानी ले आओ, फिर थोड़ा चावल ले आओ। वह अकड़कर उस बदमाश को देखता रहा। अरे यार, मुझे भूख लगी है। ऐसा मत सोचो कि तुम काम से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर सकते हो। राक्षस ने उसे घूरकर देखा और कहा, जल्दी करो, मेरे यहाँ किसी मूर्ख को मुफ्त भोजन नहीं मिलता। हालांकि वह अभी भी डरा हुआ था, फिर भी वह तुरंत खड़ा हुआ और अपनी सबसे तेज गति से कार्य तंबू से बाहर भाग गया। उसने पानी ले जाकर खाना लिया, लेकिन दूसरे आदमी ने हमेशा की तरह ही खाना खाया और उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जैसे कि उसे पता चल गया हो। उस रात उसे पिछली रात की तरह सोने में भी परेशानी हुई, लेकिन राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। दिन ब दिन वह इतना थक जाता था कि उसके अंग कमजोर महसूस होते थे, और हर रात वह घबरा जाता था और उसे पर्याप्त नींद नहीं आती थी। फिर एक सुबह जब वह उठा तो राक्षस ने उसे अपना सामान तंबू में पैक करने और सभी को यह घोषणा करने के लिए बाहर जाने के लिए कहा कि वे आज शिविर तोड़ रहे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान की सफाई का काम पूरा हो चुका है। आपने सोचा कि आप इसे आसानी से ले सकते हैं, लेकिन आप गलत थे। दास शिविर में लगभग अंतिम 2 समूह थे, और उन्हें टेंट हटाना था और अधिकांश हथियार और भोजन ले जाना था। हर दिन वे अन्य समूहों की तुलना में बाद में शुरू होते थे, लेकिन उन्हें पहले पहुंचना पड़ता था, और सभी उच्च श्रेणी के जनरलों के आने से पहले टेंट लगाना पड़ता था। 2 दिनों से भी कम समय में उसके पैर पहले से ही छालों से भरे हुए थे, और चूंकि छाले फट गए थे, इसलिए वह आराम नहीं कर पाया था, इसलिए उसके कदम लंगड़ाने लगे। दोपहर को उस कमीने ने आखिरकार घोषणा की कि वह आराम करने के लिए रुकेगा। उसने अपना सामान नीचे रखा। उसके पैर कांप रहे थे क्योंकि वह बैठना चाहता था, लेकिन दूसरे आदमी ने आवाज दी, अरे, इधर आओ। नदी के पास जाओ और इस घास का एक थैला उठा लाओ। एलैंगटेंग ने उसे मुट्ठी भर घास फेंकी। वह पहले से ही इतना थक चुका था कि वह विरोध करने में बहुत आलसी था, और उससे पूछना नहीं चाहता था कि वह घास क्यों खींच रहा है। उसने बस हरी घास ली। थके हुए खुद को घसीटते हुए अपने बगल की छोटी सी धारा में कुछ घास लेने के लिए ले गया। बेशक जब वह वापस लौटा तो वह कमीना खड़ा हो गया और अपने जाने की घोषणा की। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी पीठ पर एक सामान लदा था जो उसके सिर से ऊंचा था और उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह कीचड़ में कुत्ते की तरह गिरने ही वाला था। सौभाग्य से उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? दूसरे पक्ष ने पूछा। उसने सिर हिलाया। अब उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। उस शापित आदमी ने अपने घोड़े पर सवार होकर दासों को भारी सामान उठाने के लिए मजबूर किया। बकरियों और गायों को चराते हुए जितनी तेजी से हो सकता था, मार्च किया। रात को सभी लोग इतने थक गए थे कि वे जमीन पर गिर पड़े और सो गए, लेकिन वह अभी भी सो नहीं पाया क्योंकि वह राक्षस चाहता था कि वह सुबह सुखाई गई हरी घास को भूनने के लिए चूल्हे पर तांबे के बर्तन को ले जाए।
वह इतना थक गया था कि वह खड़े खड़े सो गया, लगभग सिर के बल बर्तन में गिर गया। लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया, अपनी आंखें घुमाई और कहा, दृढ़ रहो, क्या तुम मरना चाहते हो? वह चौंक गया, अपने सूखे होठों को चाटने लगा और अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम कालीन पर बैठो, मेरी दवा खराब मत करो। दूसरे आदमी ने उसे हाथ हिलाया, खुद चम्मच उठाया और भूनना शुरू कर दिया। दवा? कौन सी दवा? वह पूछना तो चाहता था लेकिन बहुत थका हुआ था और पूछ नहीं सकता था, इसलिए वह वापस जाकर कालीन के पास लेट गया। उसे उसके सामने नहीं सोना चाहिए था, यह सुरक्षित नहीं था। लेकिन चाहे वह कितना भी सीधा बैठने की कोशिश करता, उसकी पलकें धीरे धीरे झुक जाती और वह कालीन पर भी लड़खड़ाता। अपनी हैरानी में उसने सिर्फ इतना देखा कि राक्षस घास को हिला रहा था, उसे पीसकर पाउडर बना रहा था और उसे एक छोटी थैली में इकट्ठा कर रहा था। बर्तन में बची हुई मात्रा को उसने पानी में मिलाया, अपने कपड़े उतारे और अपने पैर के घाव पर लगाया। यह दवा निकली। जवाब पाकर उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। वह आदमी आया और उसे फिर से धक्का दिया। अरे, उठो और बर्तन धो। वह इतना थक गया था कि वह उठना नहीं चाहता था। वह उस कमीने की बर्तन धोने, पानी लाने या कोई और बेकार काम करने में मदद करने के लिए उठना नहीं चाहता था। आधे जागे और आधे सोए हुए उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर उस हाथ को दूर धकेला जो उसके कंधे को हिला रहा था। सोने के अलावा वह किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना चाहता था। वैसे भी वह अपने आदेशों का पालन नहीं करना चाहता था। वह अपनी मर्जी से बलात्कार कर सकता था, हत्या कर सकता था या फाड़ सकता था। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, उसने अचानक महसूस किया कि उसके जूते उतार दिए गए हैं। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह अपनी आंखें भी नहीं खोल सका, बचना तो दूर की बात थी। वह कमजोर ताकत कांपने के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरे आदमी ने अपने जूते और मोजे उतार दिए। रास्ते से अलग हटें। वह थका हुआ सा भौंचक्का हो गया और विरोध में बड़बड़ाया, लेकिन बेशक यह बेकार था। उसने सोचा कि यह राक्षस आखिरकार अपना पशुवत रूप दिखाएगा। अपने जूते और मोजे उतारने के बाद वह अपनी पैंट उतारेगा। उसने अपनी पैंट को बहुत मुश्किल से पकड़ा, तभी उसे एहसास हुआ कि दूसरा आदमी उसके पैरों को छू रहा था। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि राक्षस उसके पैरों को साफ कर रहा था और उन पर दवा लगा रहा था और बड़बड़ा रहा था। अरे, यह कैसी आत्मयातना है? नहीं है। वह नींद में था और गुस्से में था, विरोध करते हुए कह रहा था, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वह अपने पैरों को पीछे खींचना चाहता था लेकिन उसके पैर इतने थके हुए थे कि वे सुन नहीं पा रहे थे, केवल कांप रहे थे। लेकिन वह जानता था कि दूसरा आदमी अभी भी सुन सकता है। भले ही उसने अपना सिर नहीं उठाया, उसके हाथ नहीं रुके। युद्ध की घोषणा करने से पहले मेरे पास नए गुलामों की तलाश करने का समय नहीं है। अगर घाव का ठीक से इलाज नहीं किया गया तो यह सड़ जाएगा। मैं यह भी नहीं चाहता कि यह तंबू तुम्हारे बदबूदार पैरों की गंध से भर जाए। उसे अभी भी वह सड़न भरी गंध याद थी। लाशों से भरे युद्ध के मैदान में उसने कई बार उसे महसूस किया था। उस सड़ी हुई गंध को याद करके वह उल्टी करने को मजबूर हो गया। अगर आप इसका सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो यह अल्सर हो जाएगा और आपके पैर काटने पड़ेंगे और यह निश्चित नहीं है कि आपको बचाया जा सकेगा। वह अकड़ गया, कमजोरी से संघर्ष करना बंद कर दिया और सांस लेने के लिए हांफते हुए कालीन पर गिर पड़ा।